एक सुंदर से गांव धर्मपुर, जहां की सुबह चिड़ियों की चहचहाट से होती, उसमें प्रिया नाम की लड़की अपने बड़े पापा किशोर, बड़ी मम्मी कमला और उनके दो बच्चे कोमल और राम के साथ रहती थी। प्रिया की मां का देहांत उसके बचपन में हो गया था और उसके पिता भी उसे छोड़कर चले गए थे। इसलिए उसके बड़े पापा ने उसको बचपन से अपने साथ रखा। प्रिया, अरे ओ प्रिया, कहाँ मर गई? जल्दी आ इधर। काम चोर कहीं की, जब देखो काम से बचती रहती है। बड़ी मम्मी, आप मुझे बुला रही थी क्या? वो मैं रसोई में खाना बना रही थी, इसलिए आवाज नहीं आ रही थी आपकी। अरे मैंने तुझसे कितनी बार बोला है कि जंगल से लकड़ियां लेकर सीधा घर आया कर, पर नहीं, तुझे तो हमारी नाक कटाए बिना चैन कहाँ है। अरे पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, और तो और तेरा बाप भी तेरे को छोड़ के चला गया। पता नहीं तेरी माँ ने कौन से पाप करे थे जो उसे तुझ जैसी औलाद मिली, जो पैदा होते ही उसे खा गई। पर बड़ी मम्मी, मैंने किया क्या है? मैं तो बस लकड़ियां लेने गई थी और लेकर सीधा घर ही आई हूँ। अरे तू जिनसे मिलने जाती है मुझे सब पता है। सारी गांव की औरतें बोल रही थी कि प्रिया न जाने किन लड़कों के साथ बात कर रही थी ये। मैं तुझे आखिरी बार बोल रही हूँ कि अगर मुझे तेरी एक और शिकायत आई तो तेरा बोरी बिस्तर उठा के बाहर कर दूंगी। फिर तू जो चाहे वो करियो, हम रोकेंगे नहीं तेरे को। आई बात समझ? माँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। काश मैं पैदा ही ना हुई होती तो आप आज जिंदा होती। मुझे ऐसा अकेला छोड़ दिया आपने। इससे अच्छा होता कि आप मुझे भी अपने साथ ले जाती। मेरे खुद के पिता ने भी मुझे अकेला छोड़ दिया। प्रिया को रोता देख उसकी बड़ी मम्मी का बेटा, जो प्रिया को अपनी बहन मानता था, उसके कमरे में आ जाता है। क्या हुआ दीदी, आप क्यों रो रही हो? क्या फिर से माँ ने आपको डांटा? मुझे बताओ दीदी, क्या हुआ है? राम बड़ी मम्मी गुस्से में थी, इसलिए उन्होंने थोड़ा डांट दिया। पर मुझे समझ नहीं आता कि मेरी गलती क्या है और बड़ी मम्मी मुझे पसंद क्यों नहीं करती है। गांव वालों ने मेरे माँ बाप के जाने का दोष भी मेरे ऊपर लगा दिया है। बस यही सोच के रोना आ गया। पर राम, तुम अब बड़ी मम्मी से कुछ मत कहना, वो बहुत गुस्सा है। हम कर भी क्या सकते हैं दीदी, ये सब पुराने जमाने के लोग हैं, इसलिए मनहूस जैसी चीजों में विश्वास करते हैं और सारी चीजों का दोष तुम पर लगा रहे हैं। जबिक, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी मनहूस नहीं मानता। तुम मेरी बहन हो और ये लोग चाहे कुछ भी कहे, ये सच कभी नहीं बदलेगा, समझी? एक दिन प्रिया कुछ सामान लेने बाजार जाती है। तभी उसे गांव के दो आदमी रास्ते में मिलते हैं और बोलते हैं, प्रिया, तुझे पता है कि तेरी बड़ी मम्मी तेरे लिए रिश्ता देख रही है। तो मैं ये कह रहा था कि तेरे पे अभी भी टाइम है। अगर शादी करनी है तो मैं राजी हूँ शादी करने के लिए। बाद में अगर तेरी वो बड़ी मम्मी तुझे किसी लंगड़े लुले के पल्ले बांध देगी, फिर मत रोइयो। मुझे तू पसंद है, इसलिए बोल रहा हूँ, वरना मेरे पास कमी नहीं लड़कियों की। तुम मेरा रास्ता छोड़ो और बार बार मुझे ऐसे परेशान मत करा करो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, चाहे तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो। मेरा पीछा करना बंद करो, चाहे मेरी शादी किसी से भी हो। अरे घमंड तो ऐसे दिख रही है जैसे कितनी बड़ी लखपति की औलाद हो। अपनी सुंदरता पर थोड़ा कम घमंड करा कर। अरे जब तुझे मनोज छेड़ता है तब तो तेरी जबान नहीं निकलती। मुझे तो कैंची की तरह पलट के। कम से कम वो मेरा ऐसे राह चलते रास्ता तो नहीं रोकता। अब तुम मेरे रास्ते से हटोगे या मैं चिल्ला चिल्ला के सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लूं? तब तुम्हें समझ आएगा वो लोग क्या चाहते हो तुम की में। अरे जा जा, पर कभी तेरा मन करे तो मेरे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं तेरे लिए, याद रखियो। रात के समय प्रिया रसोई में जल्दी जल्दी चूल्हे पर खाना बना रही थी और कुछ देर बाद सब साथ में बैठ के खाना खाते हैं। किशोर को प्रिया के हाथ का बनाया हुआ खाना पसंद आता है और वो बोलता है, अरे वाह प्रिया बेटा, आज क्या खाना बनाया है? तुम्हें पता है, तुम्हें ऐसे रसोई में काम करते हुए देखना मुझे पसंद नहीं है, पर मैं क्या करूं? तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो
कि मन करता है बस खाते रहो। बड़े पापा, मुझे भी आपके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाना बहुत पसंद है। मुझे कोई परेशानी नहीं होती रोज खाना बनाने में आप सबके लिए। मुझे तो बहुत खुशी होती है आपके मुंह से तारीफ सुन के। किशोर को प्रिया के बने खाने की तारीफ करता देख कमला को बहुत गुस्सा आता है और वो मन ही मन सोचती है, आज तक तो इन्होंने मेरे बनाए खाने की कभी तारीफ नहीं करी, और इस प्रिया के बने खाने की तो देखो कैसे तारीफ कर रहे हैं। धीरे धीरे पूरे घर को अपने जाल में फंसा रही है। अब देखो, इसको तो कल बताऊंगी। सुबह के समय कमला प्रिया से सारा घर का काम करवाती है और खुद आराम से सोफे पर बैठकर अपनी माँ से बात करती है। प्रिया अकेले सारे घर के काम करती थी और कोमल कॉलेज जा रही थी कि तभी वहाँ किशोर भी आता है और बोलता है, कमला, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अगर तुम घर का काम करवाती हो तो दोनों बच्चियों से मिलकर काम कराया करो। ये क्या बात हुई कि प्रिया अकेले लगी हुई है और कोमल से तुम कोई काम नहीं करा रही? अरे, आप मुझ पे चिल्ला क्यों रहे हो? हमारी कोमल पढ़ने जाती है तो इसलिए उसे इतना टाइम नहीं मिलता, और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं आराम कर रही थी। रोज तो मैं ही करती हूँ ना काम। एक दिन अगर वो प्रिया काम करेगी तो कुछ हो नहीं जाएगा। आपको मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है इतनी सी बात के लिए। आई बात समझ? मेरा दिमाग खराब कर रखा है। अब देखो, मैं कुछ ऐसा करूँगी कि या तो आप खुद ही इस प्रिया को अपनी नजरों से गिरा दोगे या उसको इस घर से बाहर निकाल दोगे, तब जाके ही मेरे जी में जी आएगा। प्रिया बेटा, क्या हुआ? तूने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? चल, आज मैं तुझे खाना निकाल के दे देती हूँ, आजा। बड़ी मम्मी कोमल नहीं आई अभी तक कॉलेज से, इसलिए मैं उसका इंतजार कर रही थी कि वो खा लेगी, उसके बाद ही मैं खाऊंगी। पर पता नहीं, अभी तक वो घर नहीं आई। और आपने भी तो अभी तक नहीं खाया है ना खाना। आप खा लीजिए चल के। अरे तू उसको छोड़, वो लेट आएगी और वो मेरे साथ खा लेगी खाना। चल, जब तक मैं तुझे खिला दूं, आजा जल्दी। बड़ी मम्मी, इतना सारा खाना मैं अकेले कैसे खाऊंगी? आप इसमें से आधा खाना निकल लो, मैं इतना नहीं खा पाऊंगी। प्रिया बेटा, तू कितनी कमजोर हो गई है। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, सारा खाना खत्म कर दे फटाफट। ठीक है बेटा। कुछ देर बाद किशोर सोफे पर बैठे हुए थे और कमला रोने धोने का नाटक करते हुए उसके पास आती। सुनिए जी, ये प्रिया सारा खाना अकेले खा रही है मेरे लिए। उसने रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ा। और तो और कोमल, वो बेचारी सुबह की भूखी कॉलेज गई हुई है। अब वो घर आएगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? ये तुम क्या बोल रही हो कमला? प्रिया ऐसा कर ही नहीं सकती, और अगर उसने खाना खा भी लिया तो तुम और बना लेना। मुझे पता था आपको यही लगेगा कि मैं झूठ बोलती हूँ। अरे कम से कम मेरा नहीं तो अपनी खुद की बेटी का ही सोच लिया करो। तुम्हें पता भी है कि प्रिया तुम्हारे ना रहने पर उस बेचारी को कितना उल्टा सीधा बोलती है, और तुम अभी भी उसका साइड ले रहे हो। चलो, अपनी आंखों से देख लो उसकी हरकत, अगर विश्वास नहीं हो रहा तो। किशोर अपनी पत्नी की बातें सुनकर जब प्रिया को देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो कुछ सोच में पड़ जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कमला डेली डेली नए बहाने बनाती और किशोर से प्रिया की चुगली करती। कभी कहती, आज प्रिया ने कोमल को उल्टा सीधा बोला। कभी कहती, उसने मेरे लिए खाना नहीं छोड़ा। तो कभी कहती कि वो मेरी इज्जत नहीं करती, मेरे साथ बदतमीजी करती है और मेरे डांटने पर मुझे ही उल्टा सुना देती है। धीरे धीरे किशोर भी कमला की बातों में आने लग जाता है और वो भी प्रिया को बोझ समझने लग जाता है। कमला, अब मैं अकेला पड़ गया हूँ। मेरे अकेले खेती करने से अब फसल पहले जैसी नहीं हो रही है और मेरे ऊपर कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। पूरे घर का सारा बोझ मुझे ही उठाना पड़ता है और अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। तुम सही कह रहे हो। अब देखो, हमारे ऊपर तो फालतू का बोझ बड़ा हुआ है और अब तो बच्चे भी शादी के लायक हो गए हैं। प्रिया की शादी में भी बहुत खर्चा होगा, और अगर उसकी शादी में सब पैसे लुटा देंगे तो अपनी बेटी की शादी कैसे करेंगे? सच कहूँ तो प्रिया को अब अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए।
बड़े भाई होने के नाते आपने उसके लिए बहुत कुछ किया है, पर अब हम इस हाल में नहीं हैं कि उसको भी पाल सके, तो अब उसे उसके हाल पर छोड़ दो। हाँ, तुम ठीक कहती हो। बहुत दिन जिम्मेदारी उठा ली मैंने, अब उसको उसके हाल पर छोड़ देंगे। आखिर मुझे अपने बच्चे भी पालने हैं। ऊपर से प्रिया तो पढ़ी लिखी भी नहीं है कि मैं उस पर कुछ पैसे कमाने की आस लगा सकूं। सुन प्रिया, मेरे को तेरे से एक जरूरी बात करनी है। तू अब यहाँ नहीं रह सकती। हमने तुझे बहुत दिन पाल लिया। मानते हैं कि तेरे बाप ने हमारे लिए बहुत कुछ करा, पर अब इससे ज्यादा मैं तेरा बोझन नहीं उठा सकती। तो तू एक काम कर, अपने नाना के यहाँ चली जा और उनके साथ रहना, क्योंकि अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तेरी शादी में बर्बाद करूं। कोमल और राम दोनों ही शादी के लायक होने वाले हैं। तेरी भलाई इसमें है कि तू चली जा। बड़े पापा, आप एकदम से मुझे ऐसे घर से बाहर कैसे कर सकते हैं? मुझसे कोई गलती हुई है क्या आपको? तो पता है मेरे नाना अकेले और बीमार रहते हैं। मैं उनके साथ कैसे रह पाऊंगी? मैं उन पर बोझ बन जाऊंगी। बड़े पापा, मुझे प्लीज अपने साथ रहने दो। मैं कुछ ना कुछ काम करके आपको पैसे जोड़ कर दूंगी, पर मुझे घर से निकालो मत। मैंने एक बार बोला ना, मेरी बात एक बार में सुन लिया कर। बार बार दोहराने की आदत नहीं है मुझे। और अगर तुझे पैसे कमाने ही हैं, तो अपने नाना के यहाँ जाकर काम आ। उनकी भी थोड़ी मदद होगी। तेरी माँ के जाने के बाद से अकेले पड़ गए हैं हम। मैं एक और शब्द नहीं सुनूंगा, और जल्दी जल्दी पर सामान बांध कर आज ही निकल जा। बड़े पापा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप भी ऐसे निकलेंगे। आपको अपने 2 बच्चे पालने में कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे 2 रोटी देने में आपके पैसे बर्बाद हो रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं अभी अपने कपड़े लेकर यहाँ से चली जाऊंगी और फिर कभी यहाँ वापस नहीं आऊंगी। आप चिंता मत करो, मेरे यहाँ से जाने के बाद आपका बहुत सारा पैसा बचेगा, और बड़ी मम्मी, आपको भी चैन की सांस आएगी मेरे जाने के बाद। प्रिया एक बैग में अपने कपड़े लेकर अपने नाना के यहाँ जाने के लिए निकल जाती है। उसके नाना उनके पास वाले गांव में ही एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। प्रिया अपने नाना से मिलकर उनको सारी बातें बताती है। नाना जी, मुझे मेरे बड़े पापा ने घर से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि अब वो मुझे और नहीं पाल सकते और मैं उन पर बोझ बन रही हूँ। इसलिए क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी और मैं आपकी मदद भी करूंगी। बस मुझे आप अपने साथ रहने के लिए मना मत करना। आप आखिरी उम्मीद है मेरी। अरे नहीं नहीं मेरा बेटा, जब तेरी माँ का देहांत हुआ मैं तभी तुझे अपने साथ ला रहा था, पर मेरे हालात ऐसे थे कि मुझे खुद को ही एक वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती थी, तो मैं तुझे कहाँ से पालता। इसलिए तेरे बड़े पापा के यहाँ तुझे छोड़ा था। पर अगर उन्हें तू बोझ लग रही है तो कोई बात नहीं, तू मेरे साथ रहना। तू मेरी बेटी की आखिरी निशानी है। अगर मुझे पता होता कि वो तेरे साथ ऐसे करेंगे तो मैं तुझे बचपन में ही ले आता। इतनी बात करके प्रिया रसोई में आती है और देखती है कि रसोई में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पर उसके पास थोड़े पैसे होते हैं जिनसे वो बाजार जाकर सब्जियां लेकर आती है और फिर चूल्हे पर खाना बनाती है और अपने नाना के साथ बैठकर खाना खाती है। प्रिया का दिमाग बस पैसे कमाने के तरीके ढूंढ रहा था। तभी उसके नाना बोलते हैं, अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। तुम्हारी माँ के हाथ के बने खाने की पूरा गांव तारीफ करता था। तुम्हें पता है, तुम्हारी माँ ठेला लगाकर समोसे बेचा करती थी और पूरा गांव दीवाना था तुम्हारी माँ के हाथों के समोसे का। पर जब उसकी शादी हो गई तो ठेला भी बंद हो गया। क्या सच में? नाना जी, तो मैंने भी सोच लिया है कि मैं भी माँ की तरह ठेला लगाकर समोसे बेचा करूंगी। इससे आपकी भी थोड़ी मदद होगी और हम दोनों मिलकर ठेला लगाया करेंगे और गांव वालों को दोबारा माँ के हाथों का स्वाद याद दिलाएंगे।
नाना जी, मैं कल ही बाजार जाकर सारा सामान ले आऊंगी। अगली सुबह प्रिया सारी तैयारी करके समोसे का ठेला लगा लेती है और देखते ही देखते उसके ठेले के पास समोसे खाने वालों की भीड़ लग जाती है। ग्राहकों की भीड़ देखकर प्रिया और उसके नाना को बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और पूरे गांव भर में प्रिया के बने समोसे की चर्चा होने लगती है। अरे तुम्हें पता चला, वो बेचारी प्रिया जिसको उसके बड़े पापा बड़ी मम्मी ने घर से निकाल दिया था, अब उसका ठेला बहुत अच्छा चल रहा है। डेली उसका ठेला भीड़ से भरा रहता है। जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब वो अपने नाना के साथ मिलके काम कर रही है। बेचारी ने पूरी जिंदगी दर्द ही झेले थे, अब जाके शांति से अपने नाना के साथ रहती है। हाँ बहन, वो बेचारी तो सारा काम करती थी कमला के घर का। सिर्फ 2 रोटी के लिए पूरा घर संभालती थी, तब भी उनको तरस नहीं आया और बेचारी को घर से निकाल दिया। और वो बच्ची अभी भी उनकी किसी से बुराई नहीं करती। कहते हैं ना, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, पर जब पड़ती है तो सारा घमंड टूट जाता है। अब उनके हालात देखो। कमला, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सबकी खेती इतनी लहरा रही है और मेरी खेती सारी कीड़ों ने खराब कर दी और अब अनाज को कोई नहीं खरीद रहा। सब बर्बाद हो गया, पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो गई। मुझे तो लगता है हमने प्रिया को घर से निकालकर बहुत बड़ी गलती करी। उसी की बद्दुआ लगी होगी हमें। अरे चुप रहिए, आप कुछ भी मत बोलिए। एक तो गांव के सारे लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, तुम्हें तो कुछ शर्म नहीं आ रही? आपके कारण पूरे गांव में हमारी बदनामी हो रही है। सब लोग उस प्रिया की बड़ाई कर रहे हैं। लोग शायद सही ही कह रहे हैं, हम हैं ही इस लायक। हमने अनाथ लड़की के साथ सही नहीं किया, इसलिए भगवान आज हमारे साथ ये सब कर रहे हैं। अब तो मुझे लग रहा है कि हमने उसे घर से बाहर निकालकर बहुत बड़ी गलती कर दी। कमला गुस्से में घर से निकलकर प्रिया के ठेले को चुपके से देखने जाती है। अरे बाप रे, ये लड़की तो बहुत नोट छप रही है। देखो तो कितनी भीड़ है इसके ठेले पे। इसको मैं सबक सिखाऊंगी। कल ही मैं इसके ठेले में आग लगा दूंगी, फिर देखती हूँ कैसे ठेला लगाएगी बड़ी आई पैसे कमाने वाली। प्रिया अपने नाना के साथ मिलकर सारे समोसे बेच देती है। समोसे ग्राहक बहुत प्यार से खाते और पैक करवाकर अपने घर के लिए भी ले जाते थे। ये देखकर प्रिया बहुत खुश होती। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था कि एक दिन अगली सुबह कमला जलन के कारण चुपचाप माचिस लेकर घर से निकल जाती है और ठेले के पास किसी को ना पाकर ठेले में आग लगा देती है। आग लगाकर तुरंत ही वहां से ठेले को जलता हुआ छोड़कर निकल जाती है। प्रिया जब अपने ठेले के पास जाती है तो उसके हालात देखकर बहुत दुखी होती है और उसे सब समझ में आ जाता है कि किसने उसके ठेले में आग लगाई है। इसलिए वो अपने बड़े पापा से मिलने जाती है, अपने साथ पैसे लेके। राम, मेरे भाई कैसा है? मुझे माफ कर देना, मैं तुझे बिना बताए ही घर छोड़ के चली गई। मुझे मेरे ग्राहकों ने बताया कि बड़े पापा की इस बार फसल सारी खराब हो गई और अब घर को चलाने में मुश्किल हो रही है, इसलिए मैं ये थोड़े से पैसे लाई हूँ। तो पापा को मत बताना कि मैंने पैसे दिए हैं, बस चुपचाप उनके कमरे में रख देना। दीदी, आपको पता है मैं आपको कितना याद करता हूँ। पापा मम्मी ने आपके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। दीदी, आप मुझे भी अपने साथ ले चलो। अब मैं और इस घर में नहीं रह सकता इन लोगों के साथ। मैं भी आपके साथ काम करूंगा और आपके साथ रहूंगा, पर इनके साथ नहीं रहूंगा। मुझे भी ले चलो ना दीदी अपने साथ, प्लीज दीदी। राम, मेरा भी मन है कि तुझे अपने साथ ले जाऊं,
पर तुझे अपने पापा का सहारा बनना है और खूब मेहनत करनी है, तब मैं खुद तेरे साथ रहने आ जाऊंगी। पर अभी नहीं, अभी बस तू ये पैसे पकड़ा देना पापा को। अच्छा तो मैं अब चलती हूँ, मुझे नाना के साथ कुछ सामान लेने भी जाना है। मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैं यहाँ आया हूँ। दीदी, मेरे मम्मी पापा ने आपके साथ इतना बुरा किया, आप तब भी उनकी मदद कर रही हो। आप बहुत अच्छी हो। अब जाके सुकून मिला मुझे। अब देखती हूँ अपनी जली हुई दुकान में कैसे समोसे लगाएगी बड़ी। आई समोसे वाली अब उसकी अकड़ टिकाने आई होगी। उसे अभी पता नहीं है कि उसने किससे टक्कर ली है, बेचारी रो रही होगी। छी मम्मी, मुझे शर्मा आती है आपकी इन हरकतों पे। अरे दीदी से इतनी जलन की, उनकी दुकान ही जला दी। अरे इतना काफी नहीं था कि आप दोनों ने उन्हें घर से बाहर कर दिया, जो उनकी दुकान भी जला दी। और वो बेचारी पैसे दे के गई है कि तुम्हें कहीं हाथ ना फैलाने पड़े मदद के लिए। अरे कुछ तो शर्म करो मम्मी पापा। अपने बेटे के मुंह से ये सब सुन के कमला और किशोर दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि तभी किशोर बोलता है, हे भगवान, देख रही हो कमला, हमसे कितना बड़ा अपराध हुआ है। हमने जिससे उसका सब कुछ छीन लिया। आज वो ही हमारे बुरे समय में हमारी मदद कर रही है। मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं सच में बहुत बुरी औरत हूँ। एक माँ होकर मैंने उस अनाथ के खिलाफ इतनी साजिश की और वो हमारी ही मदद करके चली गई। सुनिए जी, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। जो भी प्रिया के बारे में आज तक शिकायत लगाई थी वो सब झूठ थी, ताकि वो आपको नजरों से गिर जाए और आप मुझे कुछ भी ना बोले। पर अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। क्या कहा तुमने? तुम जानबूझकर ये सब कर रही थी? तो आखिरकार तुम्हारी चाल कामयाब हो ही गई। मैंने अपने छोटे भाई की इकलौती बेटी को घर से निकाल दिया। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं। मुझे मेरा भाई कभी माफ नहीं करेगा। मुझे माफ कर दीजिए, पर अभी भी हमारे पास समय है अपनी गलतियों को सुधारने का। हम आज ही चलते हैं और प्रिया से माफी मांगकर उसको अपने घर वापस बुला ले आते हैं। मुझे पूरा विश्वास ही कि वो हमें माफ कर देगी। तभी वो तीनों प्रिया से माफी मांगने के लिए उसके नाना के यहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। प्रिया बेटा, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तेरे साथ ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए था बेटा। चल वापस अपने घर चल। राम तेरे बिना नहीं रहेगा उस घर में। राम के लिए ही अपने घर वापस आ जा बेटा, मुझे माफ कर दे। मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है। मैंने जो किया बहुत गलत किया। मैं शर्मिंदा हूँ अपने कर्मों पर। हमें माफ कर दे और हमारे साथ घर चल। वो घर हम सबका है और उस पे तेरा। अरे तुझे क्या लगा मेरी बेटी का ठेला जला देगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? वो तो मेरी बच्ची का दिल है, जो तुम्हारे हालात देखकर जो पैसे जोड़े थे सब देने आ गई थी। वरना जैसे तुम्हारा काम है, तुम्हें तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए। तुम्हें शर्म नहीं आई जवान लड़की को घर से बाहर निकालते हुए? अरे मैंने इसको तुम्हारे पास इसलिए नहीं छोड़ा था कि जब तुम्हारा मन कर घर से बाहर निकाल दो। बड़े पापा, बड़ी मम्मी, मुझे पता था कि आपको एक ना एक दिन पछतावा होगा, पर कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ किया। आप दोनों को आपकी गलती का एहसास हुआ, यही सबसे बड़ी बात है। और मैं सारी पुरानी बातें भूल चुकी हूँ। अब हम सब एक नई शुरुआत करेंगे। पर मैं अपने नाना जी के साथ ही रहूंगी। उन्होंने मेरा बुरे वक्त में साथ दिया, अब मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। मैं अब अपने नाना के साथ इसी घर में रहूंगी और आप लोगों से मिलने आ जाया करूंगी। प्रिया कमला और किशोर के साथ आने के लिए मना कर देती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि उन्होंने इतनी बड़ी गलती करी कि अब प्रिया उनके साथ रहना भी नहीं चाहती। किशोर और उसकी पत्नी को बहुत पछतावा होता है और प्रिया फिर से अपना ठेला लगाना शुरू कर देती है। कभी कभी उसके ठेले पे कमला भी उसकी मदद करने आ जाती थी,
और प्रिया और उसके नाना भी राम से मिलने उनके घर चले जाया करते थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिनके दिल में नफरत, ईर्ष्या और जलन होती है वो लोग खुद ही बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन जिनके दिल में मेहनत, सच्चाई और काम को करने की लगन होती है उनका साथ खुद बागबान देते हैं।